ओके, हमने लास्ट क्लास में जो है ना सोमरफेल्ड की जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने जो है एनर्जी जो है या टर्म वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली थी ड्यू टू सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। और वो जो टर्म वैल्यू है वो बेसिकली आई थी इक्वल टू जो एनर्जी ड्यू टू बोहर्स सर्कुलर ऑर्बिट थी प्लस जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन थी जिसे हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, आर इन्फिनिटी जेड पावर 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब इंटू 1/k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4n, इसे हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और अगर मैं आर इन्फिनिटी जेड अल्फा वगैरह की वैल्यू पुट करूँगा तो ये जो डेल्टा टी है वो आती है उसकी वैल्यू 5.84 जेड पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब इंटू 1/k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4n सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम रिलेटिविस्टिक शिफ्ट जो है कैलकुलेट करेंगे कि हर के की वैल्यू के साथ जो है कैसे रिलेटिविस्टिक शिफ्ट जो है वो चेंज होता है। तो इसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें n की वैल्यू आएगी, इसमें k की वैल्यू आएगी, इसमें रिलेटिविस्टिक शिफ्ट आएगा दैट इज डेल्टा टी, और उसके अलावा कितनी सेपरेशन है, डिस्टेंस कितना है उसमें जो ये शिफ्ट आया उसमें, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, जब n की वैल्यू 1 लेता हूँ, मैंने ये कराया हुआ है सोमरफेल्ड ऑर्बिट में, ये मुझे रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो k हमेशा 1 होता है क्योंकि nr 0 होता है। जब n की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n को 1 पुट कर दीजिए, k को 1 पुट कर दीजिए, तो आपके z को 1 पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम का केस है। तो जब ये पुट कर दोगे तो आप ये डेल्टा टी से जो डेल्टा टी निकालोगे ये आएगा 1.46। तो इसलिए जो पहला, जैसा मैंने बताया था कि पहला जो एनर्जी लेवल है उसमें कभी भी स्प्लिटिंग नहीं होती, तो हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो सेपरेशन तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। जब n की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू मैंने बताया था 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जब k की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 2 होगी तो डेल्टा t निकाल लीजिए, वो आएगा 0.091। और जब k की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 2 आएगी, डेल्टा t की वैल्यू आएगी 0.456। तो आपके पास देखिए दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी आ गई। जो सोमरफेल्ड का पहला रूल था उसमें आपके पास एक ही एनर्जी आती थी, डीजनरेट लेवल्स थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो लेवल्स के लिए या दो ऑर्बिट्स के लिए दो डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज आ गई। तो मतलब दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में वो शिफ्ट हो गया, और इनके बीच में जो सेपरेशन है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो सेपरेशन आएगी 0.365। सिमिलरली n की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, k की वैल्यू आएगी 3, 2, 1। इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा t की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.018, 0.054 एंड 0.162। तो एक इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगी और एक इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगी, ये आएगी 0.036 एंड ये आएगी 0.108। तो ये आपके पास जो डीजनरेसी की प्रॉब्लम थी वो रिलेटिविस्टिक करेक्शन से जो है सॉल्व होगी। और अब मैं फाइनली जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा या फाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा हाइड्रोजन एटम का, जो कि आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपके पास n=1 वाला ऑर्बिट है, वो मैं कंसीडर करना है, कर लीजिए, ये लीजिए n जिसमें जो है n जो है वो 1 होता है और k 1 होता है, n 1 होता है और k 1 होता है। अब n 2 के लिए दो डिफरेंट लेवल्स बनते हैं, और एक वो बनते हैं, एक k 1 के कोरस्पॉन्डिंग और एक k 2 के कोरस्पॉन्डिंग। सो ये आपका n 2 के लिए आया है, एक when k 1 और एक when k 2। n 3 ड्रॉ करना है, अगर आपने n 3 अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए कितने लेवल्स बनेंगे? 3 लेवल्स बनेंगे। एक बनेगा k 1, k 2 और एक k 3। ये आया n 3 के लिए, k
k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। अगर मैं ये सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन ना लेता, सिंपल बोहर मॉडल लेता, तो लेवल्स कहाँ लाई करते, वो मैं आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन ना होती तो ये जो n इज इक्वल टू 2 वाला लेवल है ना, n इज इक्वल टू 2 बोहर लेवल, वो यहाँ लाई करता, और जो बोहर लेवल n इज इक्वल टू 3 वाला है वो यहाँ लाई करता है, n इज इक्वल टू 3 बोहर लेवल, ठीक है, वो यहाँ लाई करते हैं। इसको जो हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको B से, इसको A से, इसको 3, इसको 2 से और इसको 1 से। तो अगर मुझे इनके बीच में ट्रांजिशंस दिखानी है, अगर H अल्फ़ा लाइंस बनानी है तो कैसे होती हैं, इसके लिए एक सिलेक्शन रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 लेवल को कंसीडर कर रहा हूँ और n इज इक्वल टू 1 को कंसीडर नहीं करता, और मैं देख रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के बीच में कौन सी ट्रांजिशन होती हैं। जो n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिशंस होती हैं या स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम बोलते हैं H अल्फ़ा लाइंस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास 2 लाइंस है A एंड B, और n इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास 3 लाइंस है 1, 2 एंड 3, और हमें इनके बीच में सेपरेशन भी पता है। जो सिलेक्शन रूल है उसके लिए वो होता है डेल्टा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब सिर्फ वही ट्रांजिशंस अलाउड है जिसमें जो डिफरेंस है k के बीच में, जो डिफरेंस है k के बीच में वो 1 होगा, चाहे प्लस 1 हो चाहे माइनस 1 हो। अब देखिए n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करनी है, इसका मतलब 1 से 2 में अलाउड है, 1 से 2 में अलाउड है, 2 से 2 में अलाउड नहीं है क्योंकि k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू डेल्टा k जो है वो 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 में अलाउड नहीं है, 3 से 1 में भी अलाउड नहीं है, इसे तो आप इग्नोर कर दीजिए, n इज इक्वल टू 1 लेवल में ले ही नहीं रहा, तो इसीलिए मैं इसे ड्रॉ ही नहीं करता, ठीक है। 1 से 2 अलाउड है, 2 से 1 अलाउड है, 2 से 2 अलाउड नहीं है, 2 से 1 अलाउड है, 1 से 2 अलाउड है, 1 से 1 अलाउड नहीं है, ध्यान से देखिए, 1 से 2 अलाउड है, 1 से 1 अलाउड नहीं है, 2 से 2 अलाउड नहीं है, 2 से 1 अलाउड है, 3 से 2 अलाउड है, 3 से 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि 3 और 1 के बीच में डेल्टा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 से 2 अलाउड है, 1 से 2 अलाउड है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3a से, क्योंकि 3 से a पे आया, 3a रिप्रेजेंट करूँगा। और अगर 3 की बात करूँ, 3 से मेरे पास 2 में अलाउड है, 3 से 2 में अलाउड है, इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा 1a से, 1a। तो 2 में तो जो ये 2 लेवल है इसमें या तो 1 से आ सकती है या फिर k इज इक्वल टू 3 से आ सकती है। अब मैं k इज इक्वल टू 1 की बात करता हूँ, k इज इक्वल टू 1 में ना तो k इज इक्वल टू 1 से आ सकती है, k इज इक्वल टू 2 से आ सकती है, k इज इक्वल टू 3 से नहीं आ सकती, तो k इज इक्वल टू 2 से आ सकती है, और वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, k इज इक्वल टू 2 से, और इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा 2b। और जो इनकी इंटेंसिटी है, रिलेटिव इंटेंसिटी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो याद रखिएगा, जो ये 3a लाइन है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है, 3a की इंटेंसिटी सबसे कम होती है, जो ये 1a है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 1a की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो ये 2b है इसकी इंटेंसिटी बीच में लाई करती है कहीं यहाँ पे, 2b, ठीक है। ये आपका फाइन स्ट्रक्चर बन गया फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मैं इस रिजल्ट को जो है एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करूँ, जो एक्सपेरिमेंटली H अल्फा का स्पेक्ट्रम आया, उसमें जो है क्या हुआ, जैसे हमारे पास कितनी लाइंस दिखी थी यहाँ पे, इसमें आपको जो है 3 लाइंस विजिबल हैं, 3a, 1a एंड 3b। एक्सपेरिमेंटली जब कंपेयर किया गया तो उसमें जो है 5 कंपोनेंट्स थे, 3 नहीं थे, 5 कंपोनेंट्स थे, 2 स्ट्रॉन्ग थे और 3 वीक थे, 2 स्ट्रॉन्ग थे एंड 3 वीक थे। तो जो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखूँगा ना, अगर एक्सपेरिमेंटल लाइंस या स्पेक्ट्रम देखूँगा तो एक्सपेरिमेंटली मेरे पास 5 लाइंस ऑब्जर्व हुई थी, इसमें एक थी 3a, एक थी
2a, एक थी 1a, एक थी 1a और एक थी 3b और इसके अलावा एक थी 2b। सबसे बड़ी लाइन है वो थी 2b एज ए फंक्शन ऑफ न्यू। इसका मतलब मेरे पास दो जो है वो डिसएग्रीमेंट्स थे जो कि क्या थे, एक्सपेरिमेंटली अ रेदर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्मॉल वेव नंबर साइड। स्मॉल वेव नंबर साइड है उसमें भी मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग आई है ना, एक स्मॉल वेव नंबर की साइड आई है और एक लार्ज वेव नंबर की साइड आई है, ठीक है, जो कि 1a था और 2b था। जबकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 1a था और 2b तो था, ठीक है। कैलकुलेशन शोज दैट दिस कोरस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1। अब आपके देखिए ना 3b, क्या इसमें आपके पास 3b आया? 3b नहीं आया, आपके पास जो 3b लाइन थी वो ऑब्जर्व नहीं हुई। 3b लाइन क्या थी? 3b लाइन थी ये वाली 3 और b, k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू 1। ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो है फॉरबिडन थी। इसी तरह से एक कौन सी लाइन ऑब्जर्व नहीं हुई? एक लाइन ऑब्जर्व नहीं हुई आपको, वो लाइन ऑब्जर्व नहीं हुई आपको 3a 1a, हाँ 2a भी ऑब्जर्व नहीं हुई। 2a क्या थी? k इज इक्वल टू 2 टू k इज इक्वल टू 2, ये भी ऑब्जर्व नहीं हुई। इसके अलावा एक और थी, फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये था कि हमारे पास दो लाइंस जो है ऑब्जर्व नहीं हुई, एक तो 3b और एक 2a, जिसमें डेल्टा k जो है 0 था। सेकेंड ड्रॉबैक था एक्सपेरिमेंटली जो 2b लाइन थी, एक्सपेरिमेंटली 2b लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर थी, 2b लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर थी एज कम्पेयर टू 1a लाइन। जबकि थ्योरेटिकली मेरे पास क्या आया था? थ्योरेटिकली मेरे पास 1a लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर दिख रही थी 3b लाइन से। थ्योरेटिकली मेरे पास 1a लाइन जो है वो 3b से स्ट्रॉन्गर थी। इसका मतलब ये जो डिस्क्रिपेंसीज थी जो कि सोमरफेल्ड की रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके लिए क्या किया गया वो हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट में जो है शॉर्ट कमिंग्स है बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी की, जो कि मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, तो इसलिए अच्छे से कर लेनी है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी, ये आपको मैं लिखवा नहीं रहा, आप बुक से देख सकते हैं, ये आपकी बुक्स में है। पहली है, ऑल्दो ये बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसने बताई, बट कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। जैसे ऑल्दो ये थ्योरी जो है हमें एनर्जीज तो बता रही है अलाउड स्टेट की, और फ्रीक्वेंसी भी बताती है कि क्या है फ्रीक्वेंसी एमिशन और एब्जॉर्प्शन की, बट इट कुड नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट एट विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ये बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी ये नहीं बता सकती कि भाई किस रेट से जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, मतलब फास्ट हो रही हैं या स्लो हो रही हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती ये बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी। सेकंड, ये जो बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी थी ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, जहाँ जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन एटम होगा उनके लिए एप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गया या हीलियम का आयन हो गया। अगर मैं न्यूट्रल हीलियम ले लूँगा ना तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है थ्योरी, तो क्या फ़ायदा है ऐसी थ्योरी का जो सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल हो। इवन इन दी हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो ये थ्योरी है वो जो है फाइन स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है काफ़ी सारे जो है चेंजेस थे। फोर्थ, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दिया गया क्वांटम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने का। जो हमने NR, K, N ये क्वांटम नंबर तो इंट्रोड्यूस किए, बट कोई लॉजिकल रीज़न थोड़ी ना दिया कि क्यों एक्सप्लेन किए। जैसे हमने पता है कि जो बोहर थ्योरी थी वो क्वांटम और क्लासिकल की मिक्सचर थी, तो इसका क्यों मिक्सचर है, कैसे आप आधी जगह क्लासिकल यूज़ कर रहे हो आधी जगह क्वांटम यूज़ कर रहे हो, उसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी।
सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रूव करना था, सिर्फ इसलिए दे दी। इसके अलावा दे डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं करती। 6 पॉइंट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है वो हम लास्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। ज़ीमन इफेक्ट होता है कि जब मैं एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूँ, जो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं ना, ये मेरे फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं आगे। सो ये जो मेरी थ्योरी थी, ये बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी, ये भी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से किसी एटम को जो एनर्जी लेवल्स हैं स्प्लिट हो जाते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, सो ये मेरे मेजर ड्रॉबैक्स थे बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी के। अब कौन सा नया मॉडल आता है वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, और उस मॉडल का नाम है वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।